सुप्रभातम। तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग पढ़े थे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। तो कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। सबसे पहले सूत्र हम लेंगे कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र कहता है कि कर्म कारक में, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मणि द्वितीया यानी कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह संस्कृत पढ़ता है, तो वह संस्कृत पढ़ता है, पढ़ना क्रिया का कर्म है संस्कृत, तो कर्म है तो इसमें द्वितीया लगेगी, तो ये हुआ सह, और द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो संस्कृतम और पठति, तो सह संस्कृतम पठति। अब ये द्वितीया विभक्ति लग गई, संस्कृतम हो गया। तो कर्मणि द्वितीया यानी कर्म कारक में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम सूत्र लेंगे कर्तु रिप्सित तमम कर्म। तो कर्तु रिप्सित तमम कर्म कहता है कि कर्तु यानी कर्ता के द्वारा इप्सित यानी इच्छित, कर्ता के द्वारा अत्यंत इच्छित वस्तु की संज्ञा कर्म होती है। कर्ता जिस वस्तु को चाहता है, इच्छा करता है, तो कर्ता द्वारा अत्यंत इच्छित वस्तु कर्म होती है। और कर्म होती है तो अभी आपने पढ़ा कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तुरिप्सित तमम कर्म क्या है? तो कर्ता द्वारा अत्यंत इच्छित वस्तु की संज्ञा कर्म होती है, और जब कर्म होती है तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि बालक चंद्रमा को देखता है, तो बालक द्वारा इच्छित वस्तु कौन है? चंद्रमा। तो बालक तो करता है, तो कर्ता में आप जानते ही हैं कि कर्तरी प्रथमा तो बालक हो गया, और चंद्रमा जब इच्छित वस्तु है तो यह कर्म हुआ, कर्म हुआ तो द्वितीया चंद्रम, और ये हुआ पश्यति। तो बालक चंद्रम पश्यति, बालक चंद्रमा को देखता है। तो कर्तुरिप्सित तमम कर्म का अर्थ हुआ कि कर्ता द्वारा अत्यंत इच्छित वस्तु की संज्ञा कर्म होती है, और कर्म होती है तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा जो है कि आप सूत्र देखेंगे क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, जो क्रिया विशेषण, उस क्रिया विशेषण में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। ये धीरे धीरे जो है इस चलना क्रिया की विशेषता है, विशेषता बताने वाले शब्द है, तो ये क्रिया विशेषण हुए, और क्रिया विशेषण हुए तो इसमें द्वितीया विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, और होगा सह मंदम मंदम। अब ये द्वितीया विभक्ति लगी, चलत, सह मंदम मंदम चलत।
अगर हम कहते हैं कि वह मधुर गाती है, कैसी गाती है? तो मधुर गाती है, एकदम मीठा गाती है। तो ये मधुर जो वर्ड हुआ वो क्रिया विशेषण हुआ, क्योंकि गाती है जो ये क्रिया है इसकी विशेषता है। तो क्रिया विशेषण है द्वितीय, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगेगी, गाती है तो सा। अब ये हुआ मधुरम, द्वितीय विभक्ति लग गई, और गायक सा मधुरम गायक, वह मधुर गाती है, मीठा गाती है। तो यह मधुर क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण है द्वितीय, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम चौथा सूत्र देखेंगे। अधि सिंह अस्थासाम कर्म, अधि सिंह अस्थासाम कर्म, यह सूत्र कहता है कि अगर सिंह, सिंह यानी सोना, सी, या अस्था यानी ठहरना, और आस जो है स्थिति बताता है। सिंह यानी सोना, अस्था, स्था यानी ठहरना, आयास यानी है स्थिति को बताता है। तो ये सिंह, अस्था और आस धातु के पहले अगर अधि उपसर्ग लगा हो, अगर इनसे पहले अधि उपसर्ग लगा है, तो क्रिया का जो आधार कर्म होता है, अब वो अधिकरण कारक न होकर कर्म कारक हो जाता है। जबकि हम जानते हैं कि क्रिया का आधार कर्म अधिकरण होता है, लेकिन अगर यही सिंह, अस्था और आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्रिया का जो आधार वो कर्म हो जाता है, अब वो अधिकरण नहीं होता है। यानी उसमें जब कर्म हो जाता है तो द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हरि बैकुंठ में सोते हैं, तो हरि बैकुंठ में सोते हैं अगर हमने कहा तो हरि, हरि ही, हरि ये कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति। अब ये तो सोते हैं कहां? तो बैकुंठ में, ये तो अधिकरण है, इसमें सप्तमी लगनी चाहिए, अधिकरण है सप्तमी, सप्तम में अधिकरण है, लेकिन हम यहां लगा रहे हैं द्वितीय, ये कर्म कारक बना रहे हैं। कब? जब हम इसमें अधि उपसर्ग जोड़ दें, सिंह यानी सेते, अधि सेते, तो ये हुआ हरि बैकुंठम अधि सेते। अगर यही हम कहें कि हरि और अगर सप्तमी लगा दें बैकुंठ, तो यहां केवल सेते कहेंगे। अगर सिंह धातु रहे तो यहां पर हम देखेंगे कि ये तो आधार अधिकरण हो गया, तो यहां तो सप्तमी लगनी चाहिए, हरि बैकुंठे सेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं। लेकिन यही सिंह धातु से पहले अगर अधि उपसर्ग लग गया तो अब वो कर्म हो जाता है, और कर्म कारक जब हो जाता है तो उस स्थिति में द्वितीय होगा, यानी हरि बैकुंठम अधि सेते। अगर अधि सेते लिखेंगे तो बैकुंठम, और सेते लिखेंगे तो बैकुंठ। और देखिए अगर हम यही कहते हैं कि हरि बैकुंठ में ठहरते हैं, तो हरि बैकुंठम। अब तिष्ठति अगर कहते हैं तो बैकुंठम नहीं कहेंगे, अधि तिष्ठति कहेंगे तो बैकुंठम कहेंगे, अतिष्ठति कहेंगे तो बैकुंठे कहेंगे। अगर हम कहें हरि बैकुंठ में है तो हरि बैकुंठम, अब जो है अधिवस्ति का सॉरी वस धातु हो गया, अध्यास्ते, आस धातु, तो अध्यास्ते। अब अध्यास्ते यानी अधियास्ते, तो अध्यास्ते अगर कहते हैं, अगर यही हम लिखते हैं, दिया गया है कि हरि
और ये ब्लैंक दे दिया गया, और यहां हमने कहा अध्यासते, अध्यासते यास धातु में अधि उपसर्ग लग गया, और यहां हम एक ऑप्शन दे दिए आपको कि हरि, और यहां पर केवल आसते कर दिए कि हरि बैकुंठ में है। तो यहां हम लेंगे बैकुंठम लेंगे, क्यों? क्योंकि अधि उपसर्ग लगा है, और यहां नहीं लगा है तो बैकुंठे लेंगे, बैकुंठे लेंगे। तो सिंह, अस्था और आस अगर धातु है और उसके पहले अधि उपसर्ग लग जाए तो अब वो आधार जो कर्म है वो अधिकरण न होकर अब कर्म कारक मान लिया जाता है और द्वितीय विभक्ति लगेगी। लेकिन ये न रहे तो उस स्थिति में सप्तमी ही लगेगी, अधिकरण कारक ही होगा। अगला हम सूत्र लेते हैं उपान्वय ध्यांग वसः। पांचवा सूत्र है उपान्वय ध्यांग वसः। अब यह कहता है कि अगर वस धातु है, वस धातु यानी निवास करना, बसना, रहना, और इसके पहले अगर उप उपसर्ग हो जाए, अनु उपसर्ग हो जाए, अधि उपसर्ग हो जाए और आंग, आंग यानी आ उपसर्ग हो जाए, उप अनु अधि आंग, अगर वस धातु से पहले उप अनु अधि और आंग उपसर्ग रहे तो यहां भी क्रिया का जो आधार है वो अधिकरण न होकर कर्म हो जाता है, और जब कर्म कारक हो जाता है तो द्वितीय विभक्ति। अगर यही केवल वस धातु रहे तब तो वो अधिकरण होगा, सप्तमी लगेगा। लेकिन अगर इनके पहले ये उपसर्ग लगे हों उप अनु अधि और आंग तो उस स्थिति में अब वो कर्म कारक होगा आधार, और कर्म कारक जब क्रिया का आधार कर्म कारक होगा तो उस समय द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब जैसे देखिए, यदि हम कहते हैं कि हरि बैकुंठ में निवास करते हैं, रहते हैं, तो हरि, अब ये बैकुंठम ने द्वितीय लगाया, और जब द्वितीय लगाएंगे तो वस धातु के पहले इन उपसर्गों को लगाना होगा। अब हम कहेंगे हरि बैकुंठम उपवसति, तो वस धातु में हमने उप उपसर्ग लगा दिया, उपवसति कहेंगे, या हम कहेंगे अधिवसति, अधिवसति कहेंगे, वस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगाएंगे, या हम कहेंगे अनु, अनु भी उपसर्ग लगाएंगे, अनुवसति, अनुवसति, ये अनु उपसर्ग हो गया, या आंग, आंग यानी आ, तो आवसति। देखिए केवल वसति रहता तब तो बैकुंठे होगा, हरि बैकुंठ में निवास करते हैं तो हरि बैकुंठे वसति। लेकिन जब उपवसति हो जाए, अधिवसति हो जाए, अनुवसति हो जाए, आवसति हो जाए, ये उप अधि अनु आ उपसर्ग लग जाए तो उस समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब उस समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। अगला जो हम देखेंगे 6 नंबर पर, जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता भी है, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीय। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीय, अत्यंत संयोग में जो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द हैं उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
जैसे अगर हम कहते हैं कि वह महीना भर व्याकरण पढ़ता है, अच्छा है पढ़ता रहा, वो भी एक ही तरह से संस्कृत में बनाते हैं। वो महीना भर व्याकरण पढ़ता है या वो महीना भर व्याकरण पढ़ता रहा लगातार। तो यहां अत्यंत संयोग में अब ये महीना भर जो कालवाचक शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी और होगा स मासम। अब ये मासम हो गया, चूंकि ये कर्म है तो द्वितीय लगेगा इसमें भी, ये कर्मणि द्वितीय पढ़ता है क्या तो व्याकरण, और ये कालवाचक वर्ड हो गया तो इसमें हम द्वितीय लगा दिए तो सहमासम व्याकरणम। अब ये पठती आया हम कह सकते हैं अधीते। सहमासम व्याकरणम पठती, वह महीना भर व्याकरण पढ़ता है, या ये कहे कि सहमासम व्याकरणम अधीते। तो यहां कालवाचक जो समय सूचक जो शब्द है उसमें भी द्वितीय लगी और कहता है कि अत्यंत संयोग रहने पर मार्गवाचक में। अब मार्गवाचक जैसे हम कहते हैं कि नदी कोस भर टेढ़ी, नदी कोस भर टेढ़ी है यानी ये नदी, आइए कोस भर ये मार्गवाचक है। तो ये क्रोसम द्वितीय विभक्ति हो गई, नदी क्रोसम, टेढ़ी यानी कुटिला, स्त्री है तो कुटिला आयोस्ती। अब हो गया कि नदी क्रोसम कुटिला, नदी क्रोसम, तो ये क्रोसम जो हुआ इसमें लगा है द्वितीय, क्योंकि ये क्रोसम मार्गवाचक है। तो अत्यंत संयोग रहने पर समय सूचक यानी कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कोस भर पहाड़ ही पहाड़ है, एक और अनुवाद देख लीजिए। अगर हम कहते हैं कि कोस भर पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है, खूब सारे पहाड़ हैं कोस भर, तो कोस भर अब ये मार्गवाचक हो गया। अब इसमें लग गया द्वितीय तो हो गया क्रोसम, और पहाड़ ही पहाड़ यानी बहुत सारे बहुवचन, पर्वता है अस्ति अस्त संति, यहां संति हो गया तो हो गया क्रोसम पर्वता संति, ये क्रोसम। तो ये हमने आज देखा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कल हम लोग देखेंगे करण कारक तृतीय विभक्ति।